जिनका नाता है पढ़ाई लिखाई से। आप पेरेंट्स हैं, आप अगर बच्चे हैं तो भी आप परेशान होंगे, लेकिन एक व्यक्ति है जो देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए कैसे ढांचा बनेगा, कैसे आगे की व्यवस्था बदलेगी और कोरोना के संकट के दौरान क्या कुछ बदलाव होंगे, उसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि शिक्षा व्यवस्था राज्यों का विषय है और केंद्र सरकार तमाम संसाधन जुटाती है, व्यवस्था बनाती है। ये समवर्ती सूची, इसका मतलब यह है कि केंद्र भी कुछ कानून बनाता है और राज्य भी अपने हिसाब से उस शिक्षा व्यवस्था को लागू करते हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि नए एकेडमिक कैलेंडर में ऑनलाइन एजुकेशन को कितनी अहमियत दी जाएगी, क्योंकि मैं घर पर देखता हूं तो अक्सर बच्चों के हाथ में लैपटॉप है, बच्चों के हाथ में आईपैड है, बच्चों के हाथ में फोन है, मां बाप परेशान है कैसे कनेक्ट करना है। आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं इस पूरे हालात को देखते हुए? जो परिस्थितियां हैं, जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को कितना प्रमुखता दी जाएगी और उसके लिए अवस्थापना है या नहीं है, पहली बात तो ये है कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमको ऑनलाइन शुरू करना पड़ा वर्तमान स्थितियों में। और मुझे लगता है, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम लोगों ने कम समय में जिस सीमा तक हम कर सकते थे उस सीमा तक हमने किया। छात्रों को जो ऑनलाइन हम दे सकते थे उसके लिए पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम को दिया, चाहे स्कूली शिक्षा में हो चाहे उच्च शिक्षा में हो। हमने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर, हमने ई पाठशाला के माध्यम से, हमने स्वयं के माध्यम से, हम स्वयं प्रभा के माध्यम से जो भी हम पाठ्यक्रमों को दे सकते थे वो हमने दिया। और मुझे खुशी है कि मेरे सभी अभिभावकगण और अध्यापकगण मिल करके छात्रों को जो हमने संशोधित थोड़ा सा वैकल्पिक कैलेंडर दिया उनको, उस आधार पर वो अपना पाठ्यक्रम चला रहे हैं, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं और स्कूली शिक्षा में भी जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं वो आगे कर रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं नहीं हुआ वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा है, ये तो कोरोना तो हमारे लिए इस रूप में आ रही है कि जब इस चुनौती को हम अवसरों में तब्दील कर रहे हैं और आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया हमको देख रही है। लेकिन निशंक जी, एक और बात जो देखने में आ रही वो ये है कि कोरोना के काल में लॉकडाउन से निपटने के बाद, लॉकडाउन जब खत्म होंगे तो स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल्स में, कैंटीन में और जो मेस होंगे वहां पर कुछ कायदे कानून आपको बनाने पड़ेंगे, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरा होगा वो ये होगा कि बच्चे बहुत होते हैं और उनके माता पिता चिंतित होंगे। तो क्या कुछ आप इसके लिए सोच रहे हैं? स्वाभाविक है कि जब ये स्थिति सामान्य होगी तो उस सामान्य स्थिति में जब हम स्कूल कॉलेजों को खोलेंगे तो किस तरीके से, क्योंकि अभी इसका प्रभाव तो रहने वाला है। यदि कॉलेज और स्कूल हम खोलें भी तो किस ढंग से, किस अनुशासन के साथ, किन मानकों के साथ और किस प्रतिबंध के साथ हम उन स्कूल और कॉलेजों को खोलेंगे, इसके लिए हमने उच्च शिक्षा में यूजीसी के एक टास्क फोर्स बनाई है जो इस पर सब अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद हमको बताएगा कि किस तरीके से यदि कॉलेज खोले जाएंगे तो क्या होगा, पाठ्यक्रम का किस स्वरूप में होगा, छात्रों को आ करके किस ढंग से बैठने की होगी, जाने आने यातायात तो सभी व्यवस्थाओं पर एक एक छोटी छोटी चीज पर अध्ययन होगा। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ भी एनसीईआरटी को कहा है कि स्कूली शिक्षा में एक टास्क फोर्स बनाई है जो उन भविष्य की परिस्थितियों पर और उसके निवारण की दृष्टि से वो अध्ययन करेगा। और जब हम स्कूल खोलने की स्थिति में आएंगे तो उससे पहले ही इन सारी चीजों को हम अभिभावकों को और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को इस बात को बांटेंगे। जी निशंक जी, हायर एजुकेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। आज के मौजूदा हालात में उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, ये कहां तक पहुंचा काम? जो ऑनलाइन हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके लिए जो हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाया था, 2-3 प्रकार के अलग अलग बनाई। कमेटी तो ये बनाई थी
कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो हम कहाँ पर हैं, और जो हमारे पास वर्तमान संसाधन हैं ऑनलाइन पर जाने के वो कितने हैं। और अब यदि आगे परिस्थितियां बढ़ती हैं तो शिक्षाविदों और अपने अध्यापकों की मदद से हम उसको और आगे कहाँ तक लेकर के जा सकते हैं। इसलिए ये अलग अलग टास्क फोर्स बनी है और विभिन्न क्षेत्रों में जितने हमारे टास्क फोर्स बनी है वो युद्ध स्तर पर रात दिन काम कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आह्वान किया पूरे देश का, और जिस तरीके से उन्होंने अध्यापकों को, अभिभावकों को आह्वान किया, सारे अध्यापक एकजुट हुए हैं, अभिभावक को उस दिशा में सक्रिय हुए हैं, और छात्रों ने भी अपना अनुशासन में रहते हुए अपने को न केवल सुरक्षित रखा है बल्कि अब वो अपने पाठ्यक्रम के साथ भी धीरे धीरे करके जुड़ना उन्होंने शुरू किया है। तो जो हमारे पास पाठ्यक्रम था वो पर्याप्त काफ़ी है, कम नहीं है, चाहे वो तकनीकी शिक्षा का हो और चाहे वो स्कूली शिक्षा का हो और चाहे वो उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का हो, चाहे वो अनुसंधान की दिशा में हो। मैंने कहा कि स्वयं प्रभा के 32 चैनल हैं हमारे पास, 24 घंटे हैं, DTH पर हैं। हमारे स्वयं दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हजारों हमारे पास पाठ्य सामग्री है। और NDL जो हमारा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें 4-4.5 करोड़ से भी अधिक हम लोगों ने उसमें पाठ्य सामग्री को स्थापित किया है। शोध के क्षेत्र में हम चाहे ई-सिंधु शोध हो, चाहे ई-गंगा हो, चाहे वो स्पार्क हो, स्ट्राइड हो, इम्प्रिंट हो, इम्प्रेस हो, स्टार हो, ये विभिन्न माध्यमों से हम शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी उस छात्र तक जुड़े हुए हैं। और स्कूली शिक्षा की दिशा में भी हमारे CBSE बोर्ड ने और हमारे NCERT ने ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है उस पर डाले, और विभिन्न राज्यों को भी हमने कहा है, बहुत सारे राज्यों ने अपने पाठ्यक्रम उस पर डाले हैं और अपनी अपनी भाषाओं में भी डाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक नया अवसर आया है। हाँ, जरूर थोड़ा बहुत कठिनाई इस समय हो रही होगी, वो छात्र को भी हो रही होगी, वो अध्यापक को भी हो रही होगी, वो अभिभावक को भी हो रही है, लेकिन इन कठिनाइयों के लिए कोरोना आया है, उसे घबराने की जरूरत नहीं। ये जो चुनौती है, ये कठिनाई है, हम इसका मुकाबला करेंगे और हम तेजी से आगे इस काम को बढ़ाएंगे जो आपने ऑनलाइन शिक्षा की आपने बात की है। जी, बहुत अहम बात है। आपकी सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने देश भर में 3000 स्कूल और 16 रीजनल ऑफिसेस खोल दिए हैं ताकि 2.5 करोड़ 10वीं और 12वीं कक्षा की टेस्ट की कॉपी चेक की जा सके। कितने टीचर्स इसमें शामिल हैं और कॉपी चेक करने का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो कैसा बनाया आपने? मुझे गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करना है कि गृह मंत्रालय ने हमको जो हमारी 171 जो विषय थे, कोर्सेज थे, उनके जो एग्जाम हो चुके थे, उनकी 1.5 करोड़ से भी अधिक जो उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए हमारी जगह जगह केंद्रों में थी, उन केंद्रों में लगभग 3000 CBSE के वो स्कूल जो मूल्यांकन केंद्र थे, उन मूल्यांकन केंद्रों से अध्यापक तक कैसे करके वो कॉपियां जा सकती हैं, ताकि इस बीच हम उन सभी कॉपियों को जांच कर लेंगे। उसकी अनुमति गृह मंत्रालय ने हमको दी है और हमारे जो 3000 ये जो केंद्र है, मूल्यांकन केंद्र, इन स्थानों से उस अध्यापक तक जो कॉपी जांचने का जो सुनिश्चित है, जो हमारे 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनके माध्यमों से जिस तरीके से उन परीक्षा की कॉपियों की जांच सुनिश्चित होगी, वो लगभग 50 दिन में हम उसको पूरा करेंगे। अभी हमारी कॉपियां बहुत तेजी से उन स्थानों तक पहुंच रही हैं और जैसे ही अध्यापकों को ये कॉपियां मिल रही हैं, वो अपना अभियान शुरू कर दिया उन्होंने। और इधर हम लोगों ने CBSE की जो बची हुई परीक्षाएं थी, वैसे तो 83 हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको जो मूल विषय हैं, वो मूल विषय 29 है, इन्हीं की परीक्षाओं को हमने करना है
जो वैकल्पिक विषय शेष हैं उसको आंतरिक मूल्यांकन पर हम करेंगे। तो जैसे ही ये उधर परीक्षा की कॉपियां जांच होती रहेंगी और तब तक वो उसका भी 50 दिन में हम लोगों को वो रिजल्ट भी हमारे पास रहेगा और अंक हम तालिका हमारे पास रहेगी। और जैसे ये परीक्षा खत्म होगी हम बहुत जल्दी से जल्दी सीबीएसई का रिजल्ट को भी हम घोषित करेंगे। जी मंत्री जी, एक और जो चिंता इस समय अभिभावकों की है, पेरेंट्स की है, वो ये है कि जो डेटा पहले कहा जाता था आटा से सस्ता है, लेकिन अब डेटा की हालत आपको पता ही है, कई जगह वाईफाई भी नहीं है, मल्टीमीडिया फोन्स भी नहीं है, तो वो बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे कोर्स पूरा करें? क्योंकि आपने कहा कि आपके बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन डेटा भी आजकल नेसेसिटी है। हाँ, निश्चित है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है और कठिनाई का भी है, क्योंकि चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे हिमालय राज्य हों, दूरस्थ क्षेत्र में कोई जरूरी नहीं कि वो तो कठिनाई के प्रदेश हैं, लेकिन सामान्यतः भी जो गरीब परिवार है उस बच्चे के पास कोई जरूरी नहीं कि उसके परिवार में किसी के पास भी स्मार्टफोन हो या उसके पास नेट की व्यवस्था हो। इसलिए हम लोगों ने बहुत तेजी से ये किया है कि जो स्वयं प्रभा है, जो स्वयं प्रभा के हमारे 24 घंटे चलने वाले 32 चैनल हैं, इन 32 चैनलों के माध्यम से जो दूरदर्शन पर होंगे, डीटीएच पर ये 32 के 32 चैनल चल रहे हैं, दूरदर्शन पर होंगे, हमारे दूरदर्शन ही नहीं होंगे बल्कि ये टाटा स्काई पर होंगे, टाटा स्काई डिश टीवी पर होंगे, एयरटेल पर होंगे, जियो टीवी पर होंगे। तो ये इन विभिन्न माध्यमों से उसको टीवी पर देखने को मिलेगा और ये सब निःशुल्क होगा। उसको पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के शैक्षणिक कैलेंडर देंगे बच्चे को, इतने बजे से इतने बजे तक इस वाले चैनल में आपको गणित मिलेगा या विज्ञान मिलेगा या सोशल साइंस का मिलेगा या इसमें इंजीनियरिंग का मिलेगा या इसमें शोधात्मक मिलेगा। सब व्यवस्थाएं, कोशिश है हमारी कि कोई बच्चा न छूटे, जो अंतिम छोर पर भी बैठने वाला बच्चा है उस तक भी हम पहुंचे। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम किसी भी माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से करें, दूरदर्शन के माध्यम से करें, उसको भी विकल्प हम कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं। मंत्री जी, जो बच्चे हैं और उनके परिवार हैं, उनकी चिंता यह है परिवार वालों की कि इस समय संकट है, बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है और आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। ट्यूशन फीस की बात कर रही थी कि ट्यूशन फीस दी जाए, लेकिन कई जगह बसेस की फीस, हॉस्टल की फीस, मेस की फीस, ये तमाम सारे इश्यूज आ रहे हैं और स्कूल वाले कहते हैं कि हम टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे। तो दोनों में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कैसे इसको ठीक करेंगे? देखिए, इसमें फीस बढ़ नहीं रही है। ये तो हमने अनुरोध किया है कि जो लॉकडाउन के तहत और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हमने सभी देश के राज्यों से, उनके मुख्यमंत्रियों से, उनके शिक्षा मंत्रियों से ये अनुरोध भी किया और शैक्षणिक संस्थाओं से भी ये अनुरोध किया है कि जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं उनके मद्देनजर वो फीस को बढ़ाए नहीं। जो हर वर्ष वो बढ़ोतरी करते हैं उस बढ़ोतरी को न करें, ऐसा हमने सबको निवेदन किया है। और कई बार जब प्रवेश होता है नया तो एक साथ 3-3 महीने का फीस भी, कुछ संस्थाओं की अपनी प्रक्रिया है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, तो उनसे भी ये अनुरोध किया है राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के माध्यम से कि यदि वो संस्थाएं एक साथ न लें तो वो उस अभिभावक पर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन तो भी, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये राज्यों का विषय है, ये राज्यों को ही इस दिशा में कोई भी निर्णय लेना है। मंत्री जी, हमने देखा कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हैं। जो रियल क्लासरूम थे वो वर्चुअल क्लासरूम में बदल रहे हैं, घर में बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, टीचर्स भी नया कुछ सीख रहे हैं। आने वाले समय में आपको लगता है कि वर्चुअल क्लासरूम की कोई जगह होगी एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि आपके बच्चों को अब इस महामारी से भी तो जूझना होगा? देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो मैंने पहले भी बताया कि जो अपने क्लासरूम में उसको आना था, आज उसका क्लासरूम अपने घर पर बना है। उसका जो टैबलेट है या उसका जो फोन है या उसका जिसके पास अपना
कंप्यूटर होगा, वो उसका वो चेंज हो गया है। इस समय परिस्थितियों ने चेंज किया है और उसमें वो काफ़ी अपने को एडजस्ट भी कर रहा है। मुझे मालूम है कि अभिभावकों को काफ़ी कठिनाई, क्योंकि मैं पूरे देश के हर क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं अभिभावकों से भी बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षकों से भी बात कर रहा हूँ, मैं संस्थानों से भी बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षा निदेशकों को, शिक्षा सचिवों से पूरे देश के उनसे भी बात कर रहा हूँ, मैं देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने विश्वविद्यालयों के जितने वीसीज हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, तो अपने चाहे आईटी, एनआईटी, आईएसआर, ट्रिपल आईटी है, इन सभी लोगों के उनसे भी बात कर रहा हूँ। देश के अंदर जो 45,000 डिग्री कॉलेज है उन तक भी मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो 16 लाख के आसपास, 15 से 16 लाख के आसपास जो स्कूल हैं वहाँ तक भी हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि इसका कोई विकल्प नहीं था और वो बच्चा कम से कम आज जो अस्थिरता का वातावरण, अस्थिरता का वातावरण खत्म हो गया है। जो बच्चे के मन में, अभिभावक के मन में था, डर था, अस्थिरता थी, अनिश्चितता थी, क्या होगा, कब परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। जैसे अभी लगता था कि नीट का जो है छात्रों में होता था, कब होगा कि नहीं होगा, कहीं अचानक तो नहीं होगा। जेईई की परीक्षाएं हैं, मेन परीक्षाएं, ऐसा तो नहीं कि अचानक 2 दिन पहले होगा और कहाँ होगा, क्या होगा। तो वो निश्चितता टोटली हमने खत्म की है। जहां बच्चे को उसके घर पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोशिश करके यथासंभव जो भी हमें क्षमता हो सकती है और जिस तरीके से हम कर सकते हैं उस तक पहुंचने की हमने कोशिश की, वहीं इस अनिश्चितता को भी हमने खत्म कर दिया। ये एक बात तो बिल्कुल साफ है मंत्री जी कि जो कोरोना है वो मुसीबत का नया नाम है। भविष्य में ऐसा कोई भी वायरस अटैक कभी भी हो सकता है। ऐसे में कई संस्थान है वो कह रहे हैं कि हम कोरोना को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना चाहते हैं। आपकी क्या सोच है, आपके मंत्रालय की क्या सोच है कि ऐसी महामारियों से कैसे निपटें? देखिए, आपको मालूम है कि अभी हमारा जो नई शिक्षा नीति आ रही है, 33 वर्षों के बाद आने वाली नई शिक्षा नीति नए फलक पर लेकर के आएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हमेशा जो उनका संकल्प है, वो संकल्प है उनका कि नए भारत का निर्माण का। जो भारत, ऐसा सशक्त भारत, जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, जो सशक्त भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो, जो एक भारत हो। तो ये जो नए भारत के निर्माण का जो उन्होंने रास्ता दिया है, वो इन्हीं सब नई शिक्षा नीति, जिसमें उन्होंने जो हमारे 4-5 सूत्र दिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, ये आपने जो अर्थतंत्र की मजबूती जो दुनिया में शीर्ष पर हिंदुस्तान को लेकर के जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सूत्र दिए हैं, उनकी पूर्ति करने की दिशा में और विभिन्न अपना ज्ञान, जो प्राचीन ज्ञान है उसको विज्ञान के साथ जोड़कर, प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ करके हिंदुस्तान की वो शिक्षा को पूरे विश्व के शिखर तक कैसे वो रास्ता तय कर सकता है, ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो इस सब से युक्त होगी। इसलिए जो ये महामारी आ रही है, और जैसे आपने कहा कि क्या कोरोना को आप पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, हम सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम से जोड़ेंगे। और ये तो इतनी बड़ी महामारी आई है जिस पर हमारा अध्ययन हो रहा है। आपको मालूम है कि हमारे आईआईटीज हैं, हमारे आईएसआर हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे आईएम हैं। किस तरीके से इस बीच हमारे प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की थी कि आप इस अवसर पर क्या शोध और अनुसंधान कर सकते हैं, बताएं। और हमारे आईआईटीज ने किस तरीके से काम किया। इन आईआईटीज ने चाहे मास्क जो है बनाने का विषय रहा हो, और चाहे वो किट का विषय रहा हो, जो कम समय में इन्होंने, बहुत कम समय में मेरे उन शोधार्थियों ने, छात्रों ने इसको किया। और आज ये साबित कर रहे हैं अपने को, ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो देश, एक नए देश, भारत के निर्माण की, सशक्त भारत के निर्माण की करना है। तो ये अभी से हम लोगों को ये मैदान मिला हुआ है अध्ययन करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी लगातार जो छात्रों के बीच, अध्यापकों के बीच जो लगातार संवाद करते हैं, उससे मेरे
33 करोड़ छात्र छात्राओं को पूरे देश के अंदर 1 करोड़ जो हमारे अध्यापक हैं उनको, जो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं उनको, जो 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं और 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं। ये जो 15 लाख से अधिक स्कूल, 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से डिग्री कॉलेज, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक और 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं, इतना विशाल परिवार जो है, निश्चित उसमें ताकत है। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इस जो महामारी है, इस संकट का हम मुकाबला करेंगे और निश्चित रूप में हम इन जो चुनौतियां हैं इनको अवसरों में तब्दील करके एक नए भारत के और आज सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने भी आंकड़े जो है ना, जैसे बच्चे रटते हैं या याद करते हैं उस तरीके से रट लिए हैं और आपके आंकड़े एकदम सशक्त हैं, मानना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने राज्यों को अपना एकेडमिक कैलेंडर बनाने की परमिशन दी, गर्मी की छुट्टियां तय करने की परमिशन दी। इसके मायने क्या है? उनको आजाद कर दिया है, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया है, उनको छूट दे दी? और राज्य, क्योंकि मैंने कहा कि राज्यों का विषय है शिक्षा और फिर अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अलग था तो लद्दाख ने कहा कि साहब हम तो जो ठंडियां होती हैं उसमें हमारा हिमपात ज़्यादा होता है तो उन दिनों में हम 2-3 महीने तक छुट्टी रखते हैं, तो ये अवसर हमारे पास इस समय पढ़ाने का है। जबकि और जगह जहाँ भीषण गर्मी होती है वहाँ मई जून में छुट्टियाँ रहती हैं। तो राज्य अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपना शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करके उसको लागू कर सकते हैं। इसलिए राज्यों को हमने कहा कि वो तेजी से इस काम को करें और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मेरी देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से बातचीत होती रहती है। बहुत सक्रिय तरीके से देश के सभी शिक्षा मंत्री बहुत ताकत के साथ, उनके शिक्षा विभाग, उनकी पूरी टीम जुटी हुई है। और जब हम लोगों ने ऑनलाइन ये अभी पाठ्यक्रम जब शुरू किए तब मुझे लगा कि हर प्रदेश ने बढ़ चढ़ करके अध्यापकों और अभिभावकों के साथ और संस्थाओं के साथ मिलकर के बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मुझे भरोसा है कि हम इस चुनौती का अच्छे तरीके से डटकर न केवल मुकाबला करेंगे बल्कि जो परिस्थितियां सामने हैं, जो चुनौतियां, उनको हम अवसरों में तब्दील करेंगे। मंत्री जी, आखिरी सवाल इस चर्चा का। सेंट्रल स्कूल का अपना एक मॉडल है, नवोदय विद्यालयों का अपना एक मॉडल है। वहां पर आप एकेडमिक्स में बहुत आगे रहते हैं, चाहे वो इनोवेशन का मामला हो, चाहे और भी मामले हो। वहां पर ऑनलाइन जो एजुकेशन का है उसका क्या स्थिति है, और दूसरा टीचर्स को कैसे ट्रेन करें, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियां हैं अब आपके सामने। देखिए, ये बात तो सही है क्योंकि छात्र भी अभी तक उस मन में नहीं था कि ऑनलाइन उसको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और ना अभिभावक पूरी तरीके से तैयार था, ना अध्यापक तैयार थे। तो ये जो संकट में हर व्यक्ति ने अपने को एक कदम आगे बढ़ा करके काम किया। ये भारत जैसे ही देश कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति, जो हर बात बोलते हैं, उनको जो चुनौती उनको अवसरों में तब्दील करो। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभिभावक भी जुटा हुआ है, तो अध्यापक भी जुटा हुआ है, तो अन्य संस्थाएं भी जुटी हुई है। अभी हमने जब विद्यादान 1 किया था, जब हमने कहा था कि शिक्षाविदों से, कंपनियों से, अध्यापकों से कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम क्या आप और आकर्षक तरीके से दे सकते हैं, दीजिए। 9,000 से भी अधिक पाठ्यक्रम आए थे। अभी विद्यादान 2 का हमने निवेदन किया और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि सुभाष जी ने भी उसमें काफ़ी अच्छी पहल की है। और हम लोगों को कंपनियों से, शिक्षाविदों से, अध्यापकों से बहुत सामग्री मिल रही है, उनका भी योगदान है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो अवसर है, इस अवसर का हम बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं। ये जो बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए जो हमारे अध्यापक हैं, जो निष्ठा है और जो दीक्षा है, इस पर किस तरीके से अध्यापक के साथ भी सहयोगात्मक करके उनको क्या चीज़ उपलब्ध हम करा सकते हैं ताकि वो और ताकत के साथ अपने छात्र को वो पढ़ा सकेंगे, उस छात्र को वो और आगे बढ़ा सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सारा ये इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस सबसे बड़े लोकतांत्रिक का ये इतना बड़ा
हिंदुस्तान में शिक्षा परिवार ये जुटा हुआ है प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में। हम निश्चित अच्छा रिजल्ट आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद रमेश पोखरियाल निशंक साहब, जो देश के मानव संसाधन विकास मंत्री। खुलकर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रखा है देश के सामने बच्चों के भविष्य को लेकर, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और जाहिर है कि इससे न केवल बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी ये समझने में मदद मिलेगी कि केंद्र सरकार की भूमिका क्या है और वो किस तरह से इस दौर में, संकट के इस दौर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रही है।